आज हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब है द वर्क ऑफ रिवर्स एंड प्रोड्यूस लैंडफॉर्म्स। नदी अपने पूरे प्रवाह मार्ग में किन किन लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती हुई चलती है। पहाड़ों से निकल के फिर मैदानी हिस्से में आती है, लास्ट में जाके समुद्र में मिलती है। तो इस पूरे मार्ग में वो कैसे कैसे स्थलाकृतियां बनाएंगी, वो हमें स्टडी करना है। उससे पहले मैं आपको ड्रेनेज बेसिन के बारे में बताना चाह रही थी, जिसे हिंदी में हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र क्या होगा? वो पूरा का पूरा क्षेत्र जिसका जल जो है एक ही दिशा में जाए। ये आपको एरोज नजर आ रहे होंगे ना, ये पूरा एक ड्रेनेज बेसिन है। यहाँ बरसात होगी या किसी भी सोर्स से पानी आएगा तो वो सारा इस दिशा में प्रवाहित होकर इस मुख्य नदी में मिलेगा, जो बिल्कुल बीच में आपको नजर आ रही है। ये मुख्य नदी लास्ट में मिल जाएगी समुद्र में। ठीक है, डिवाइड आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। वाटर डिवाइड का मतलब दो अपवाह तंत्रों के बीच में ऊंचा उठा हुआ हिस्सा। ये हिस्सा ऊंचा उठा हुआ है तभी इस रिवर को दिशा मिली है ना, ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही है। तो दो अपवाह तंत्र के बीच में ऊंचा उठा हुआ हिस्सा डिवाइड होगा। यहीं पर दो शब्द आते हैं, सोर्स ऑफ रिवर एंड माउथ ऑफ रिवर। सोर्स ऑफ रिवर होगा जहां से नदी का उद्गम हुआ है, और माउथ ऑफ रिवर जहां पर जाकर नदी मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, किसी बड़ी झील में मिलती है, तो वो होगा उसका माउथ। और इस पूरे प्रवाह मार्ग में बहुत सारी उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है ना, जिन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं। ये मुख्य नदी तो बीच में आपको नजर आ ही रही है, और यहाँ से देखिए एक सहायक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है। तो ये सारी सहायक नदी जो है वो बीच में मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, और इन सब से मिलकर बनता है ड्रेनेज बेसिन। हमें ये देखना है कि अपने पूरे प्रवाह मार्ग में नदी किस किस प्रकार के कार्य करती है, और उनसे फिर कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। सबसे पहला जो कार्य रहता है वो होता है इरोजनल वर्क ऑफ रिवर, नदी का अपरदन कार्य। तीन प्रकार के कार्य होते हैं। अपरदन का कार्य करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है जिसे हम परिवहन कहते हैं, और तीसरा होता है डिपोजिशन, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इरोजनल, जिसका मतलब है अपरदन, यानी कि मार्ग में आने वाली चीजों को इरोड कर देना, उन्हें तोड़ देना, और फिर अपने साथ वो बहा कर ले जाती है। तो दो प्रकार का इरोजनल वर्क रिवर करेगी, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल को हिंदी में हम भौतिक या यांत्रिक भी कह देते हैं। उसको देखिए तीन प्रकार की चीजों से वो अपर्दन करेगी, अप्रेजन, एट्रीशन और हाइड्रोलिक एक्शन। जो अप्रेजन होता है, जिसे हम अपघर्षण कहते हैं, नाम में से ही पता लग रहा है अपघर्षण, अप्रेजन। उसमें क्या होगा कि नदी जिस जिस प्रकार से बहेगी, तो जो उसका बेस है, उसकी बेस में जो भी चट्टानी टुकड़े हैं, उन्हें वो अपने साथ तोड़ती हुई चलेगी। ठीक है, और क्योंकि उसके प्रवाह मार्ग में बहुत सारे चट्टानी हिस्से उसके साथ चल रहे हैं, तो वो चट्टानी हिस्से भी फिर अपने आप में उसके बेस को तोड़ते हुए चलते हैं। उसे तो हम कहते हैं अब्रेजन या कोरोजन। नंबर दो पे आ जाता है एट्रीशन। एट्रीशन को हम हिंदी में कहते हैं सन्निघर्षण, यानी कि आपस में तोड़ना। जो भी चट्टानी हिस्से उसके साथ चल रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हुए उन्हें तोड़ते हुए चलेंगे, है ना। अगर बड़े हिस्से चल रहे हैं, कोई बड़े बड़े शिलाखंड हैं, तो वो आपस में टकराएंगे और आपस में एक दूसरे को तोड़ते हुए चलेंगे, तो उसको बोलेंगे मेट्रेशन। और नंबर तीन पे आ जाता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब है जल की दबाव प्रक्रिया, कि जो खुद वाटर है उसका अपना एक प्रेशर है ना, और उस प्रेशर की वजह से जितना भी मटेरियल उसके रास्ते में आएगा उसको वो ढीला करता हुआ चलता है। कई बार हम करके देख सकते हैं ना, कि मान लीजिए हमने एक गिलास पानी कहीं पे डाल दिया, तो जो मटेरियल था, जो मिट्टी में अगर हमने डाला, तो मिट्टी को उसने अपने साथ बहा लिया, क्योंकि पानी के अंदर पावर होती है ना, पानी के रास्ते में जो भी चीजें आएंगी उस पर वो प्रेशर डालेगा, तो उसकी वजह से जो भी रॉक्स होती हैं उनके एलिमेंट्स को वो ढीला कर देगा, और फिर उनको वो अपर्दन कर देगा। ये तो है उसका फिजिकल इरोजन। फिर है केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन का मतलब है रासायनिक अपरदन। इसमें एक ही चीज आती है जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब घोल लेना। जब भी रिवर कुछ इस प्रकार की चट्टानों से गुजर रही है जिनको घोलना आसान है, तो उन्हें हम बोलते हैं केमिकल इरोजन। जैसे कि जिप्सम है, चूने का पत्थर है, या नमक है। ठीक है, तो ऐसी अगर रॉक से गुजर रही है रिवर, तो इनको बहुत इजीली वो घोल लेती है। हर प्रकार की रॉक्स को घोलना आसान नहीं है। जैसे कि मोस्टली आपकी हम रॉक्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं पीछे,
जो भी हमारी आग्नेय चट्टानें रहती है, इग्नियस रॉक्स, उनको घोलना आसान नहीं है। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, बहुत ही हार्ड रॉक्स होती है, तो उनको नहीं सोल्यूशन कर सकती वो। लेकिन कुछ ऐसी हमारी अवसादी चट्टानें हैं, कुछ चट्टानें जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो सॉफ्ट रहती हैं, उनको बहुत इजीली पानी अपने अंदर मिक्स कर लेता है। उसे हम बोलते हैं केमिकल इरोजन। ठीक है, तो ये इरोजनल वर्क है। उसके बाद हम देखेंगे कि इरोजन को जो है कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। कहीं पे मैंने बता ही दिया कि कहीं पे इरोजन ज्यादा होगा, कहीं कम, कहीं पे फिजिकल इरोजन ज्यादा है, कहीं पर केमिकल इरोजन ज्यादा। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है। वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर का मतलब है जल का वेग, की स्पीड क्या है। जितनी ज्यादा स्पीड से चल रही होगी रिवर, उतना ज्यादा वो इरोजन करेगी। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, की पानी के अंदर जो है वो जो रिवर है उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम क्या है ना। जब भी बरसात होती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उनकी अपर्दन क्षमता भी बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ रॉक्स जो मैंने पीछे बता ही दिया कि हार्ड रॉक्स होंगे तो अपर्दन बहुत कम कर पाएंगे, और सॉफ्ट रॉक्स का अपर्दन बहुत जल्दी हो जाता है। क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ रिवर लोड, कि जल के साथ बहते हुए जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े शैल खंड हैं तो वो अपनी तली को, अपने किनारों को बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। लेकिन अगर रिवर लोड में बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल चल रहा है, बारीक मटेरियल चल रहा है, तो वो लंबी दूरी तक जाएगा और अपने आसपास के रॉक्स को ज्यादा तोड़ भी नहीं पाएगा। तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो इरोजन की स्पीड को प्रभावित करेंगी। ये था हमारा इरोजनल वर्क। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन वर्क, क्योंकि जो भी चीजें इरोड हुई हैं उनको परिवहन तो वो करेगी ना, रिवर अपने साथ लेकर बह रही है, उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तीन आप देख पा रहे होंगे। वेलोसिटी ऑफ वाटर, साइज ऑफ रिवर रोड और वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ वाटर ही है, जो कि पीछे इरोजन में भी आया था। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे जल का वेग। ये जो जल की गति होगी, जितनी ज्यादा जल की गति बढ़ जाएगी उतना ज्यादा वो जो है ट्रांसपोर्टेशन भी उसका बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक सिद्धांत है गिलबर्ट सिक्स पावर लॉ, हिंदी में हम गिलबर्ट का छठे घात का सिद्धांत बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कभी भी नदी का जो बहता हुआ जल है उसकी स्पीड किन्हीं भी रीजन से अगर बढ़ गई है, तो जो जल की परिवहन क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और गिलबर्ट ने कितने गुना बोला है, 6 गुना। मान लीजिए जल की स्पीड अगर 2 गुना बढ़ जाती है, तो जो उसकी परिवहन क्षमता होगी वो 2 की पावर 6 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि कितनी गुना बढ़ जाएगी, 64 गुना। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके अगर 2 को आप 6 बार गुना करोगे तो 64 गुना। यानी कि अगर जल की गति सिर्फ दुगनी हुई है तो उसकी परिवहन क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। तो ये इसको प्रभावित, तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो था वेलोसिटी का। फिर है साइज ऑफ रिवर लोड। मैंने बताया ही कि रिवर लोड कैसा है। अगर बहुत भारी पदार्थ तो उनको बहुत दूर तक नदी नहीं ले जा पाएगी, उनको बीच में ही कहीं डिपॉजिट कर देगी। लेकिन अगर पदार्थ जो है, लोड जो है वो हल्की हल्की मटेरियल का है, तो उनको वो लास्ट तक बहा कर ले जा सकती है। फिर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर की मात्रा कैसी है। मैंने बता ही दिया कि मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी पानी की, तो उतना ही फिर वो अपने साथ मटेरियल को बहाकर दूर तक ले जाएगी। ये नंबर 2 पे था। नंबर लास्ट पे हमारा थर्ड पे आ जाता है डिपोजिशनल। नदी ने इरोजन कर दिया, उसके बाद नदी सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर तो वो उसको निक्षेपित भी करेगी ना कहीं जाकर वो उसको जमा भी करेगी। तो जहां पर जमा करेगी वहां उन चीजों को कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करेगी। स्लोप, स्लोप कैसा है, अगर स्लोप में ही बह रही है तो ऑब्वियसली नीचे तक ले जाएगी, है ना। अगर ढाल ऐसा है तो नदी अपने साथ मटेरियल को बहाती रहेगी। अगर ढाल मंद आ गया है, सीधा ढाल आ गया, तो नदी डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड जो है कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी नदी बहाती ही ले जाएगी मटीरियल को। स्पीड स्लो कब हो जाएगी, जब नदी बिल्कुल मैदानी हिस्से में आके, जहाँ पे बिल्कुल समतल मैदानी हिस्सा आ जाता है, वहां पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वहां पे फिर वो डिपोजिशन शुरू करेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है भाई, जल की मात्रा घट जाएगी उस वक्त, है ना, तभी तो वो डिपोजिशन शुरू करेगी। और रिवर लोड, कि रिवर लोड कैसा है, बहुत ज्यादा अगर मटेरियल हो गया है और उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो वो उसको डिपोजिशन करना शुरू कर देगी।
अब जो हमारा मेन है इस लेसन में वो है लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय रिवर, जो हमारे सिलेबस में है कि अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान जिसमें उसने इरोजन भी कर दिया उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, लास्ट में उसने डिपोजिशन कर दिया, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो रिवर है वो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाएगी जल्दी से देख लेते हैं। मैंने पिक्चर्स आप लोगों के लिए ली हैं। अपर पार्ट कौन सा होगा, पहाड़ी हिस्सा। कुछ देखिए इस प्रकार से रिवर आती है ना, ये पहाड़ी हिस्सा है, यहाँ से नदी आएगी तो फिर वो कहाँ जाएगी, मैदानी हिस्से में। तो इस अपर पार्ट में कुछ बनाएगी लैंडफॉर्म्स, फिर ये इसका मिडल पार्ट होता है और जो लास्ट होता है वो होता है उसका लोअर पार्ट। तो इन तीनों में वो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाएगी, नंबर वाइज हम देख लेते हैं जल्दी से। लैंडफॉर्म्स इन अपर पार्ट, ऊपरी हिस्से में जो पहाड़ी क्षेत्र है, एक एक करके मैं आपको बताती रहती हूँ आगे। सबसे पहले आएगी आपकी वी शेप्ड वैली, है ना, पहाड़ी हिस्सा आपको नजर आ रहा है कि जो भी जहां से भी नदी निकली, जो भी उसका उद्गम स्थान है, उस उद्गम स्थान से जब बहती हुई नदी देखिए इस प्रकार से आ रही है तो वो क्या करेगी, अपनी तलहटी को काटती रहेगी। इसे हम वर्टिकल इरोजन बोलते हैं। वर्टिकल इरोजन का मतलब है नदी जो है वो अपनी तली को काट के उसको गहरा करती जा रही है। तो ये जो है वो हमें वी आकार की नजर आती है, इसलिए इसे हम वी शेप्ड वैली बोलते हैं, वी आकार की घाटी। ठीक है, इसमें रॉक्स को वो काटती रहेगी और अपनी तली को गहरा करती रहेगी, तो दूर से ये वी आकार की नजर आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गोर्ज। गोर्ज की भी आकृति वी ही प्रकार की होती है, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि गोर्ज की जो गहराई है वो वी शेप्ड वैली से ज्यादा होती है। ठीक है, वी शेप्ड वैली गोर्ज में सिर्फ इतना अंतर है कि वी आकार से की वैली से गोर्ज और भी अधिक संकरा और भी अधिक गहरा होता है। इंडिया में बहुत सारी अपनी रिवर्स है, सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, जो बहुत सारे ऐसे गोर्जेस जिन्हें जिन्हें हम खाइयां बोलते हैं, ये बनाती है। और नंबर 3 पे इन्हीं की कैटेगरी में आ जाता है कैनियन, है ना। वी शेप वैली हमने देख ली, हमने गॉर्जेस देख ली, और फिर आपका आ जाता है कैनियंस। इस इन्हीं की इनका सीक्वेंस है, पहले वी शेप वैली है, उसको और गहरा कर दिया तो गॉर्ज है, और गॉर्ज को ही और गहरा और चौड़ा अगर कर दिया तो क्या बन जाएगा, कैनियन। और बहुत सारी रिवर्स बनाती हैं। अमेरिका की जो कोलोरेडो रिवर है उसने एक बनाया है ग्रैंड कैनियन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन माना जाता है। फिर और क्या बनाएगी रिवर, हम बात कर रहे हैं अपर पार्ट की, पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स का मतलब जिन्हें हम जलज गर्तिका बोलते हैं, कि जो भी उसका पाथ है उस पाथ में बीच बीच में वो गड्ढों का निर्माण करेगी। नजर आ रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे आपको पोर्ट होल्स नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भी मटेरियल उसके साथ बह रहा है वो अपने मार्ग को इरोजन कर रहा है, जो भी पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो वो क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर जो है इनको इनमें छेद बना देते हैं बहुत सारे, जिन्हें हम पोर्ट होल्स बोलते हैं। अपर्दन की वजह से ही बने ऑब्वियसली ये। और इन्हीं पोर्ट होल्स का आकार जब ज्यादा बढ़ जाए, इन्हीं पोर्ट होल्स का आकार जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है, इन्हें हम प्लंग पूल कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की है, प्लंग पूल बोला जाता है पोर्ट होल्स को ही। ये टर्म्स पूछ ली जाती है ना, एकदम से आपसे पूछ लिया जाए प्लंग पूल किसके द्वारा बनता है, वायु के द्वारा बनता है या पानी के द्वारा या हिम नदी के द्वारा, तो आप बताओ पानी के द्वारा। फिर देखिए तो सबको पता होगा वाटरफॉल्स जिन्हें हम जलप्रपात कहते हैं, कि जब भी नदी जो है किसी एक हाइट से एकदम से नीचे गिरेगी, उसका रीजन क्या है, बिकॉज जो भी उसके मार्ग की रॉक्स हैं वो अलग अलग हैं। जो कठोर चट्टाने होती हैं वो एज इट इज रह जाती हैं, जो कोमल चट्टाने होती हैं उनका अपरदन हो जाता है। इसलिए एकदम से जो पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें नजर आएगा, तो जिसे हम वाटरफॉल बोलेंगे। उसके अलावा रिवर अपर पार्ट में ही क्या बनाएगी, रैपिड्स। रैपिड्स में भी सेम यही है कि जो उसके मार्ग में चट्टाने होती हैं, कोमल चट्टाने जल्दी अपरदित हो जाएंगी, कठोर चट्टाने एज इट इज रहेंगी। तो इसलिए कठोर चट्टान के तो ऊपर से जाएगा वाटर, और कोमल चट्टान में नीचे की तरफ जाएगा, तो सीढ़ियां सी बन जाती है उसके मार्ग में। नजर आ रहा है ना आपको, तो पानी उछलता हुआ महसूस होता है, उन्हें बोलते हैं हम रैपिड, जिसमें हमें स्टेप से नजर आते हैं ना, कि जैसे कि सीढ़ियों से पानी नीचे गिरा तो वो उछलता हुआ नजर आएगा। और अपर पार्ट में जो लास्ट होता है वो है इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर्स का सीधा सा मतलब है कि जब नदी पर्वतीय हिस्से में घुमावदार मार्ग से गुजरे, ना, वो नजर आ रहा है ना कि यहाँ से घूमी फिर ऐसे घूमी फिर ऐसे घूमी, अब आगे जा रही है। तो जो घुमावदार मार्ग होता है
उसे सिंपली लैंग्वेज में बोला जाता है इंटरलॉकिंग स्पर्स। ये सारे थे हमारे अपर पार्ट में। आगे मैं आपको बता रही हूँ मिडल पार्ट। मिडल पार्ट कब? जब पहाड़ी क्षेत्र से नदी कहाँ उतर गई है? मैदानी हिस्से में। मुख्य तीन है वहां पे, ये देखिए नंबर वाइज आपको बताती हूँ। सबसे पहले है एलुवियल फैन और एलुवियल कोन्स। पहले फैन बनते हैं, इन्हीं फैन का आकार बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएंगे? कोन्स। एलुवियल फैन जिन्हें हम जलोढ़ पंख कहते हैं, कि जब भी नदी मैदानी में हिस्से में प्रवेश करेगी तो जिस भी मटेरियल को वो अपने साथ बहा कर ला रही थी उसको वो जब एक सेमी सर्कल शेप में डिपॉजिट कर दिया। आपको एक पंख नजर आ, जैसे एक पक्षी का पंख होता है, ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार रूप में अगर वो उसको जमा कर देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? जलोढ़ पंख। जो भी मटेरियल बहा के लाई थी उसको इसने जमा कर दिया, तो ये इसका डिपोजिशनल वर्क है ना, इसने निक्षेपण किया है। और जब इसी की आकृति बढ़ जाएगी, जब बहुत ज्यादा मटेरियल जमा हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ उठ के कैसा रूप ले लेगा? शंकु का, जिसे हम कोन कहते हैं ना। तो पहले जलोढ़ पंख बनेंगे, फिर बनेंगे जलोढ़ शंकु। और एंडीज पर्वतमालाएं हैं, रॉकीज पर्वतमालाएं हैं, उनमें तो मोस्टली जितनी भी रिवर्स बहती हैं उन्होंने बहुत अच्छे जलोढ़ पंखों, जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है। फिर क्योंकि हम मैदानी हिस्से की बात कर, रिवर मेंढर बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। और अगर आपने कभी भी रिवर्स देखी है बड़ी बड़ी, कभी भी रिवर स्ट्रेट नहीं बहती ना, रिवर इस तरीके से बहती है, घुमावदार। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जिसे हम रिवर मेंढर्स को हिंदी में बोलते हैं नदी विसर्ग। की नदी सीधी ना बहकर सांप की तरह बल खाती हुई, है ना, बल खाती हुई जब वो चल रही है तो सिंपल सा उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर मेंढर्स। ठीक है। और रिवर मेंढर से ही क्या क्रिएट होते हैं आगे? ओक्सबो लेक्स। ये मेंढर था ना, और इसी मेंढर का जब एक हिस्सा अलग हो गया तो वो अपने आप में एक अलग लेक बन जाती है, जिसे हम ओक्सबो लेक कहते हैं। ओक्सबो लेक को हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील, क्योंकि जो गाय का के पैर का जो खुर खुर होता है उसकी आकृति कुछ ऐसी ही होती है, इस प्रकार। तो इसलिए इसे हम ओक्सबो लेक कहते हैं, कि जो भी मेंढर, तो उस मेंढर से एक पार्ट अलग हो गया। पीछे में अगर दिखाऊं तो जैसे ये था ना, मान लीजिए ये पार्ट अलग हो जाए बिल्कुल, तो ये ओक्सबो लेक बन जाएगा। तो मेंढर से ही बनेगी ओक्सबो लेक, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। और अगर मान लीजिए बिल्कुल ही अलग हो गई, अगर ये इस मेंढर से बिल्कुल अलग हो जाए, अभी तो मिली हुई है ना, अगर ये अलग होगी तो क्या होगा? कालांतर में आगे जब टाइम बढ़ेगा तो कई बार इसका जल बिल्कुल सूख जाता है, तो फिर ये बिल्कुल मृत हो जाती है। और उस मृत लेक को फिर हम क्या बोलते हैं? मोर्ट लेक। ये पूछ लिया जाता है, मोर्ट लेक के नाम से जानते हैं, क्यों मृत हो गई, उसमें फिर जल नहीं रहा, वो सूख जाती है। ये थे आपके मिडिल पार्ट के। और लास्ट में तीन आ जाते हैं लोअर पार्ट, मतलब बिल्कुल लास्ट में जब नदी अपने माउथ की तरफ जा रही है। मैंने पीछे बताया ना माउथ क्या है उसका, जो समुद्र में जाके मिलने वाली है, तो वहां पे तीन बनाएगी। अब इसका डिपोजिशनल वर्क ज्यादा है ना, मैदानी हिस्से में आ चुकी है, बहुत अधिक अवसाद उसके अंदर है। तो ब्रेडेड रिवर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम गुम्फित नदी, कि उसके साथ इतना ज्यादा रिवर लोड आ चुका है कि अपने साथ बहा कर ले जाने में वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए अपने मार्ग में, ये पूरी देखिए रिवर है, ये पूरी रिवर है, और अपने मार्ग में ये व्हाइट कलर का जो है वो इसका अवसाद है, उसको डिपॉजिट करती हुई चलेगी। और अगर अपने मार्ग में उसको डिपॉजिट कर लेगी तो नदी एक धारा में ना बहकर अनेकों धाराओं में बहती हुई नजर आएगी। उस नदी को हम बोलते हैं ब्रेडेड रिवर या गुम्फित नदी, है ना। कि अपने बीच में इतना अधिक मटेरियल उसने जमा कर दिया कि वो अनंत धाराओं के अंदर बट के बह रही है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर है नेचुरल लेवीज एंड फ्लड प्लेन्स। ये नदी बह रही है, जब भी इस नदी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये अपने किनारों से दोनों तरफ चली जाएगी, और उससे क्या बनते हैं? बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान वो हिस्से हैं जिनमें जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो वहां पर पानी आ जाता है, और फिर जब बाढ़ चली जाती है तो पानी का लेवल दोबारा से कम हो जाएगा। तो ये प्लेन्स होते हैं, है ना, ये प्लेन्स होते हैं। और क्योंकि पानी बरसात में जब भी ज्यादा होगा और इनकी तरफ आएगा तो जो उपजाऊ जलोढ़ है उसका यहाँ पे निर्माण होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? नदियों के द्वारा। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। तो ये जो है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र होते हैं, बिकॉज प्रति वर्ष जो है नदियां इसके अंदर जलोढ़ मिट्टी जमा कर देती है। और ये जो किनारे आपको ऊंचे उठे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, दिस वन एंड
दिस वन, ये होते हैं नेचुरल लेवीज, इसे हिंदी में हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, क्योंकि नदियां जो है अपने किनारों पर भी डिपॉजिट करती है ना, तो किनारों पर डिपोजिशन की वजह से उससे किनारे थोड़े से ऊंचे उठे हुए नजर आएंगे किसके कंपैरिजन में, फ्लड प्लेन से कंपैरिजन में। इन्हें हम प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं, जो क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बने हैं। एक्चुअल में देखिए ऐसा नजर आएगा, ये रिवर है, ये बाढ़ के मैदान है, और ये जो हिस्से ऊंचे उठे हुए हैं ये है नेचुरल लेवीज। और लास्ट जो हमारा लोअर पार्ट में, क्योंकि जो नदी का अंत है वो है डेल्टा। नदी बिल्कुल अपना जब समुद्र में मिलने से पहले उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो चुकी होती है, तो बिल्कुल उसकी शक्ति कम हो गई है, उसका वेग बिल्कुल कम हो गया, तो जो भी उसके साथ रिवर लोड उसमें बचा हुआ है, जो भी उसके साथ मटेरियल है, वो अनेक अनेक शाखाओं में उसको बांट देंगे और बीच बीच में वो उसको डिपॉजिट कर देगा। एक त्रिभुजाकार आकृति को क्रिएट करती है रिवर, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो आपको पता ही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। हर एक रिवर डेल्टा नहीं बनाती, इस चीज को याद रखिएगा। वही रिवर्स बनाएंगे जो लास्ट में जाके जिनकी स्पीड कम हो जाएगी, तभी जाके बना पाएंगे। ठीक है, इसके बहुत सारी चीजें हैं जो कभी आगे आपको बताऊंगी। तो ये आपका टॉपिक था। ऑल द बेस्ट।